Hello everybody, welcome back to my channel and thank you for watching my videos. इस वीडियो में मैं अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। उसमें मैंने मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो देन आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि 2021 आप लोगों के लिए सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब लेके आए। So let's start with approaches of industrial relations. So our first approach is Dunlop's system approach. It has been given by John Dunlop in the year 1958. अब इनके अकॉर्डिंग IR क्या है? IR एक पार्ट है सोसाइटी का। सोसाइटी को इन्होंने एक होल सिस्टम बोला है एंड उसका एक पार्ट, सब सिस्टम क्या है? हमारा IR। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब इस सब सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब वो एलिमेंट्स क्या है उसको पढ़ते हैं हम लोग। वो एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स है कुछ एक्टर्स, सर्टन एक्टर्स। हु आर दे आर लेबर्स, दैट मीन्स वर्कर्स, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको IR का मीनिंग एक्सप्लेन करा था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच द वर्कर्स, the employers, they come together and interact with each other in order to determine the terms and conditions of employment. ये मैंने आपको बताया था। अब ये जो सब सिस्टम है, इस सब सिस्टम को जो चला रहे हैं वो यही एक्टर्स हैं, लेबर्स, एम्प्लॉयर्स। और लेबर्स एंड एम्प्लॉयर्स का जो इंटरेक्शन होता है, द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेरियस कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यही इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिफाइन करता है। गवर्नमेंट जो है, जो कि थर्ड एक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, उनका रोल क्या है? उनका रोल है टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जो लेबर्स एंड एम्प्लॉयर्स हैं, जो किसी पर्पस के लिए सामने आकर इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरैक्शन को, उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है कौन? गवर्नमेंट, विच इज़ अ थर्ड एक्टर। अब रेगुलेशंस कैसे हो रहे हैं? बाय फॉर्मिंग वेरियस लॉज, वेरियस पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, उसको फॉर्म करके वो रेगुलेटरी बॉडी का काम कर रहे हैं। आई होप आपको फर्स्ट एलिमेंट जो कि एक्टर्स हैं वो समझ में आए होंगे। अब सिंस ये लेबर्स, एम्प्लॉयर्स क्या है? एक्टर्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो उनकी अपनी आइडियोलॉजीज होंगी, उनके अपने मेथड्स होंगे, थॉट प्रोसेस होगा, वे ऑफ बिहेविंग होगा, एटीट्यूड होगा। तो यही आइडियोलॉजीज क्या करती हैं? यही आइडियोलॉजीज इनके इंटरेक्शन को, इनके जो ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, इसको बाइंड करती हैं। आई होप आपको इतना, ये जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट क्या है? आइडियोलॉजीज। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आइडियोलॉजीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में कि एग्जैक्टली ये सब क्या है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जिस बता रही हूँ। फर्स्ट एक्टर कौन सा है? सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट है 3 एक्टर्स। सोसाइटी एक होल सिस्टम है, उस सिस्टम का सब सिस्टम है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस। उन सब सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को काइंड ऑफ फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, चला रहे हैं, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं। और वो जो एलिमेंट्स है वो क्या है? पहला एलिमेंट है सर्टन एक्टर्स। एंड हु आर दे आर द वर्कर्स, एम्प्लॉयज, द एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कम टुगेदर टू इंटरैक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेरियस कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इन्हीं इंटरैक्शन को, जो वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है, इन्हीं इंटरैक्शन को, इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? थर्ड एक्टर, विच इज़ द गवर्नमेंट बॉडीज।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देन क्योंकि ये लोग ह्यूमन बींग्स हैं, इनके अपनी आइडियोलॉजीज होंगी, अपना बिहेवियर पैटर्न होगा, अपना थॉट प्रोसेस होगा, अपने बिलीफ सिस्टम्स होंगे, वैल्यूज होंगी। तो ये सब क्या है, दीज आइडियोलॉजीज हेल्प्स बाइंडिंग दीज टू पार्टीज, सॉरी दीज थ्री पार्टीज रादर, द लेबर्स, एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड द थर्ड जो थर्ड एक्टर है वो क्या है, द एनवायरमेंट इन विच दीज होल सॉर्ट ऑफ सब सिस्टम, ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पूरा सब सिस्टम है, ये जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट करता है वो क्या है, वो थर्ड एक्टर है या थर्ड एलिमेंट है। एनवायरमेंट क्या हो सकता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो लेट्स प्रोसीड विद द सेकंड स्लाइड। नाउ द बेसिक एलिमेंट्स, अभी मैंने आपको बताया इस सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, जो कि एक सब सिस्टम ऑफ द होल सोसाइटी, जो होल सोसाइटी है वो पूरा एक सिस्टम है, उसका एक पार्ट, एक सब सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। तो पहला जो एलिमेंट है वो है द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिस्टम। उस सब सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं कौन, पहला है एम्प्लॉय या लेबर, दूसरा है एम्प्लॉयर एंड द थर्ड इज द गवर्नमेंट। एम्प्लॉय, वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस, मैनेजमेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी एसोसिएशन, एंड द गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या है, इट इज़ मेन ऑफ अ रेगुलेटरी रोल। रेगुलेट क्या कर रही है वो गवर्नमेंट, रेगुलेट कर रही है वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के रिलेशनशिप को रेगुलेट कर रही है। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, द आइडियोलॉजीज, जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होंगी। आइडियोलॉजीज से मतलब है अ सेट ऑफ आइडियाज, बिलीव्स जो इनके अंदर है, इनका बिहेवियर पैटर्न, द वे दे परसीव दी थिंग्स, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये सब क्या है, आइडियोलॉजीज है। उनका परसेप्शन क्या है एक सर्टन सिचुएशन की तरफ। तो ये सारी जो आइडियोलॉजीज है ये क्या कर रही हैं, दे आर बाइंडिंग द पार्टिसिपेंट्स टुगेदर so that they can interact with each other for a common goal. I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। And the third element is the environment, जिस environment में ये participants interact कर रहे हैं। अब क्योंकि सोसाइटी जो कि एक होल सिस्टम है, उसी का एक पार्ट है, क्या पार्ट है, उसी का एक पार्ट है IR सब सिस्टम। तो जाहिर सी बात है सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा IR के एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट कुड बी अ मैक्रो वन और माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैक्रो द इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग, इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग, तो वो मैक्रो एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों एनवायरनमेंट जिसमें ये जो पार्टिसिपेंट्स है ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट भी अपने आप में क्या कर रही है, इम्पैक्ट डाल रही है किस पे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। Environmental factors that are relevant for a good industrial relations, or basically that are important element of a industrial relation system, are the technological factors, market or economical factors, and other distribution of power and locus of in the larger society. तो अगर technological factors की बात करें तो जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है वैसे वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो वे ऑफ ऑपरेशन होता है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे
पिक्चर में, उससे पहले सारा का सारा वर्क मैन्युअली होता था, हाथों से होता था, पेपर वर्क होता था। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर्स टुक द होल रोल। हर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स को अडेप्ट करने लगी, तो वो जो चेंज था वो थोड़ा ड्रास्टिक चेंज था। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्कर्स थे, उनको कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस करना, वो रेसिस्ट कर रहे थे वो चेंज को। तो जब टेक्नोलॉजिकल अपडेशन होता है, जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली वो तुरंत ही अडेप्ट नहीं हो जाते हैं। जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी स्टाफ किसी पर्टिकुलर वे को बहुत पुराने टाइम से करता हुआ आ रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन अगर उनको अपनी हैबिट्स को, अपने वे ऑफ ऑपरेशंस को चेंज करना पड़े, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। जब रेसिस्टेंस होगा तो क्लैशेस होंगे एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर्स चाहेंगे कि वो चेंज को अडेप्ट करें, एम्प्लॉयर्स चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली जैसे सब लोग चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी समय के साथ, टाइम के साथ अपडेट हो, चेंज हो, वर्क करे। लेकिन क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम जो वर्कर्स हैं, दे आर नॉट रेडी टू चेंज। अब उनका जो रेडीनेस है वो कैसे आ सकता है, वो ऐसे आ सकता है कि एम्प्लॉयर्स, दे नीड टू मेक द एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द नीड ऑफ चेंज, क्यों चेंज ज़रूरी है। देन दे नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ठीक है, अगर चेंजेस हैं भी, अगर आप रेसिस्ट कर भी रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ें हैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो समझ में नहीं भी आ रही हैं, तो इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वो जो न्यू चेंजेस हैं उसको कैसे अडेप्ट करना है, उनको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए पूरा रेडी करेंगे। तो ये एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट का ड्यूटी बन जाता है कि वो उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को कैसे अडेप्ट करवाते हैं अपने वर्कर्स को। तो ऑब्वियसली जब चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जब पिक्चर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं क्लैशेस में होता है, और एक कॉर्डियल रिलेशनशिप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाता है। तो होल जो ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उसको पीसफुल करने के लिए कैसे मैनेज करना है उन चेंजेस को, कैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को लेके आना है, वो देखना ज़रूरी होता है। और हाँ, इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, एनवायरनमेंट उसका जो सिस्टम है, एनवायरनमेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाई? क्योंकि यही एनवायरनमेंट, यही टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंटली इम्पैक्ट डालता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। व्हेन इट कम्स टू मार्केट और इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स, तो जिस भी रीजन में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, तो उस रीजन का, उस एरिया का जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं, इम्पैक्टफुल होती हैं। अगर अच्छा इकोनॉमी होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो होगा, वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो अच्छा होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अगर उनका इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी होंगी, तो वो जो न्यू चेंजेस है उसको अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगी, यूज़ कर पाएंगी, इनकॉर्पोरेट कर पाएंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, लेट्स सपोज कंप्यूटर्स जब एडवेंट हुए थे, जब वो पिक्चर में आए थे, तो जो अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करूँ, तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट ही थी कि कैसे पेपर वर्क से अब एक कंप्यूटर्स में आना है, मशीन को अब हैंड ओवर करना है सारा का सारा काम। तो मशीन्स का सेटअप ये कॉस्ट इंटेंसिव होता है। तो वो तभी हो सकता है जब इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन साउंड हो। तो इकोनॉमिक कंडीशंस, वहाँ की मार्केट कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। एंड ऑफ कोर्स कि जिस तरह से उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो कितना फेयर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसके हाथ में ज़्यादा पावर है, किसके हाथ में कम पावर है, इक्वल पावर है कि नहीं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, ये भी अपने आप में बहुत रेलेवेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वाई? बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये लोकस ऑफ पावर भी इम्पैक्ट डालता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को। आई होप आपको डेवलप सिस्टम ऑफ अप्रोच समझ में आई होगी। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन।
So our next approach is the pluralist approach of Flander or the Oxford model. It has been given by Alan Flander in the year 1970. Oxford model इसलिए कहते हैं क्योंकि Alan Flander was associated with Oxford School of Industrial Relations. So अब Alan Flander के according conflict is inherent in the industrial system. सी इंडस्ट्रियल सिस्टम या इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? जब दो पार्टीज एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज साथ आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन जब वो इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरैक्शन साउंडफुली हो जाए, अच्छे से हो जाए, पीसफुली हो जाए। ऑब्वियसली क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस होंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो एक पार्टी कह रही है वो दूसरी को मंजूर हो, और अगर जो दूसरी पार्टी कह रही है वो पहली को मंजूर हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर एक पार्टी ने अपना कोई रूल, अपना कोई पर्सपेक्टिव सामने रखा है, वो दूसरी पार्टी को ना मंजूर हो। ऐसे में क्या होगा? डिस्प्यूट्स अराइज होंगे, ग्रीवांसेस अराइज होंगे। तो इन सब को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये इनहेरेंट है, दे आर मैंडेटरी, दे हैव टू हैपन। व्हाई? क्योंकि जब दो ह्यूमन बीइंग, जब दो तरह के लोग, दो इंडिविजुअल्स आपस में मिलके काम करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना लाजमी है। बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अगर कॉन्फ्लिक्ट इनहेरेंट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। और वो रेजोल्यूशन, वो रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? वो ऐसे किया जा सकता है कि अगर दो पार्टीज जो एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से सहमत नहीं है, वो साथ आए, सामने आए, अपना अपना पक्ष, अपना अपना से रखें कि वो क्या चाह रहे हैं, दूसरी पार्टी रखे कि हम ये चाह रहे हैं, और फिर मिडल ऑफ द वे कोई ऐसा वे निकाला जाए जो दोनों पार्टीज को मंजूर हो, जिस वजह से विन विन सिचुएशन अराइज हो। इधर से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और दूसरी पार्टी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, कोई हार्ड फीलिंग्स ना रहे, कोई ग्रजेस ना रहे, और पीसफुली जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाए। और यही पूरे सिनेरियो को, यही पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में दो पार्टी सामने आके अपनी अपनी बातें रखती हैं, चीज़ों को नेगोशिएट करती हैं ताकि एक विन विन सिचुएशन में आया जा सकते, उसको बोला जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। एंड सिंस कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम, एज पर फ्लैंडर, ही ऑल्सो सेज दैट in order to resolve those conflicts, those disputes, those differences of opinion, we need to have a collective bargaining process. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑक्सफोर्ड मॉडल को अगर हम इक्वेशन वाइज एक्सप्रेस करें तो वो ऐसी कुछ इक्वेशन बनती है जिसमें क्या है, R इज इक्वल टू एफ विद इन ब्रैकेट बी, या R इज इक्वल टू एफ विद इन ब्रैकेट सी। R डिफाइंस द रूल्स, मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू जो रेगुलेशंस आते हैं, जैसे कि लेबर कोड है, जो रिजॉल्व करने के लिए जो रेगुलेशंस है, वी हैव ग्रीवेंसेस हैंडलिंग मशीनरीज, देन डिफरेंट लॉज बने हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसी पेनल्टी बन सकती है। इनको वो लॉज क्या करते हैं, जो वो लॉज हैं, वो रेगुलेशंस हैं, वो जो पार्टीज़ हैं उनको एक सर्टन वे में प्रोसीड करने के लिए कहीं ना कहीं बाइंड कर देती हैं। तो वो गवर्निंग जो रूल्स हैं उसको R बोला गया है, बी को क्या बोला गया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। एंड अगर हम सी की बात करें तो उसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स टू रिजॉल्व, जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू रिजॉल्व किए जा सकते हैं। सो अगर आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑक्सफोर्ड मॉडल या प्लूरलिस्ट मॉडल ऑफ फ्लैंडर या अप्रोच ऑफ फ्लैंडर, उसमें यही बोला गया है, फ्लैंडर बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टीज मिल के इंटरैक्ट करके एक सर्टन गोल तक पहुंच रही हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम टाइम्स जब वो दोनों पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। पीसफुल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट हो सकता है? बाय रिजॉल्विंग दोज डिस्प्यूट्स, बाय
रिजॉल्विंग दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, और वो रेजोल्यूशन किसके थ्रू हो सकता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अ साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। So our next approach is human relations approach. This approach is given by Keith Davis. According to him, human relations are the integration of people into a work situation that motivates them to work together productively, cooperatively, and with economic, psychological, and social satisfaction. According to him, the goal of human relation are to get people to produce, to cooperate through mutuality of interest, and to gain satisfaction from their relationship. The human relation approach highlights certain policies and techniques to improve employee morale, efficiency, and job satisfaction. It encourages small work group to exercise considerable control over the environment, and in the process helps to remove the major irritants of in labor management relations. सो बेसिकली ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से अगर हम सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें ये बोला जा रहा है कि वर्कर्स को केवल एक प्रोडक्शन का एसेट ना मानते हुए कि केवल उनको एक ऐसा ज़रिया मानना कि हमको केवल उनका जो यूज़ है केवल प्रोडक्शन के लिए करना है, बट उनको एज अ ह्यूमन बीइंग भी ट्रीट करना है। जब पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, जो वर्कर्स हैं उनको एक मशीन की तरह ही ट्रीट करते थे। जैसे वो जो नॉन लिविंग मशीन्स हैं उनसे काम निकलवाते हैं, वैसे ही वो वर्कर से भी काम निकलवाते थे और ये भूल जाते थे कि वर्कर्स मशीन नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस डेवलप होता गया, उसका जो पूरा सिनेरियो है वो चेंज होता गया। वहाँ अब वो जो चेंजेस आए वो इसलिए वो जो आए हैं वो क्यों आए हैं, ताकि जो डिफरेंट प्रोपाउंडर्स थे उन्होंने ये देखा कि नहीं, इट इज़ रॉन्ग कि हम जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को, उनको मशीन्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हार्श वे में ट्रीट कर रहे हैं। तो जो ये अप्रोच है ये यही कहती है कि जो वर्कर्स हैं उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए, उनको ह्यूमनली उनके साथ रिलेशनशिप बनाई जाए, उनको केवल एक प्रोडक्शन का ज़रिया ना माना जाए, ह्यूमन बीइंग भी माना जाएगा। और जब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉई या वर्कर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेगा तो वो ये समझेगा कि ह्यूमन बीइंग के भी अपने नीड्स होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो कैसे वो नीड्स को फुलफ़िल करे, कैसे उस पर्टिकुलर वर्कर का मोराल बूस्ट करे, उसको एंकरेज करे ताकि वो एफिशिएंटली काम कर पाए, उसको सेटिस्फाई करे इन बोथ वे, मॉनेटरी भी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी वाइज भी, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करा जाए। और ये सब तब जब होगा तो ऑब्वियसली जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। So our next approach is the trusteeship approach by Mahatma Gandhi. Gandhi ji had immense faith in the goodness of man. He believed that many of the evils of the modern world have been brought up by wrong system. तो उनका मानना था जितने भी evils, जितने भी drawbacks modern world में हैं वो wrong system की वजह से आए हैं। wrong system मतलब wrong industrial relation system and ना कि wrong individual की वजह से। He insisted on recognizing each individual worker as human being. So according to Gandhi ji also, गांधी जी ने भी यही कहा था कि जो वर्कर्स हैं उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, रिकग्नाइज करा जाए, ना ही केवल मशीन की तरह जिससे हम काम निकलवा सकते हैं। उनका ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट कम्युनिज्म, गोइंग सो फार एज टू से दैट इफ communism comes without any violence, it would be welcome. He laid down certain conditions of successful strike. तो उनका मानना था जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस पे ज़्यादा बिलीव करते थे, तो उनका मानना था जो स्ट्राइक्स हैं वो गलत नहीं है, बट स्ट्राइक्स अगर पीसफुली करी जाए तो वो ठीक है। अगर स्ट्राइक्स करी जाती हैं बाय दी वर्कर्स और अगर उसमें वायलेंस इंक्लूड हो जाती है तो तब वो स्ट्राइक्स गलत है। बट अगर स्ट्राइक्स पीसफुली हो और फॉर अ वैलिड रीज़न हो, मतलब जिस तरह से स्ट्राइक हो रही है वो जो तरीका है वो सही हो, वायलेंस ना हो उसमें, और वो किसी प्रॉपर रीज़न के लिए हो, तो अगर ऐसा होता है तो एज पर गांधी जी स्ट्राइक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्राइक्स आर ओके। तो
अकॉर्डिंग टू गांधी जी वो क्या कहते हैं, दे वर द कॉज ऑफ स्ट्राइक मस्ट बी जस्ट एंड देयर शुड बी नो स्ट्राइक विदाउट अ ग्रीवेंस। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी के अकॉर्डिंग स्ट्राइक्स गलत नहीं है, स्ट्राइक सही है, बशर्ते वो सही रीज़न के लिए हो और सही तरीके से ऑपरेट किया जाए। देयर शुड बी नो वायलेंस, स्ट्राइक्स को करते समय वायलेंस का प्रयोग ना हो। नॉन स्ट्राइकर्स और ब्लैक लेग्स शुड नेवर बी मोलेस्टेड। तो मतलब ऐसे लोग जो स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं उनके साथ गलत व्यवहार ना हो। तो गांधी जी का मतलब था वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। ह्यूमन बींग्स, वर्कर्स, वो कहते थे कि वर्कर्स को ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट किया जाए, उनकी नीड्स, वो भी बोलते थे, उनका भी यही मानना था कि जो वर्कर्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाए। और अगर कहीं ना कहीं वर्कर्स के साथ कुछ भी ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जिसके लिए वो अपनी बात रखना चाहते हैं और अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। बस जो स्ट्राइक है वो सही होनी चाहिए, सही तरीके से ऑपरेट की जानी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीज़न होनी चाहिए। अगर कुछ वर्कर्स, कोई एक वर्कर या ग्रुप ऑफ वर्कर्स उस स्ट्राइक का हिस्सा नहीं भी बनना चाहते हैं तो भी उन वर्कर्स के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन या मोलेस्टेशन नहीं होना चाहिए। और यही गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी कह रही है। गांधी जी बेसिकली क्या था, गांधी जी का जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी अपने आप को मास्टर ना समझे, एम्प्लॉयर्स अपने आप को बॉस ना समझे, बल्कि ट्रस्टीज समझे। और एट द सेम टाइम जो वर्कर्स हैं वो भी ये ना समझे कि ये सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा है और वो रूल करने के उद्देश्य से काम ना करे। वो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एज अ ट्रस्टी ही ट्रीट करें, एज अ फैमिली ही ट्रीट करें। अगर ऐसा होगा तो दोनों साइड से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को एक को ओनर की तरह देखा जाएगा, एक ट्रस्टी की तरह देखा जाएगा, फैमिली की तरह देखा जाएगा, तो वहाँ पर जो इंटरेक्शन होंगे वो भी नॉन वायलेंट इंटरेक्शंस होंगे, एक्सप्लॉयटेशन कम होगा और डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। जो ट्रीटमेंट है एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयर्स अपने आप को को ओनर मानेंगे और एम्प्लॉयज़ भी अपने आप को को ओनर मानेंगे, वहाँ पर अगर मास्टर और स्लेव का जो एक रिलेशनशिप होता है या बॉस और सर्वेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो नहीं होगा, बल्कि पार्टनर्स का रिलेशनशिप होगा, तो वहाँ पर कोई एक अपने आप को बड़ा और कोई एक अपने आप को छोटा नहीं समझेगा। दोनों इक्वल रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होगा वो इक्वल होगा, पार्टिसिपेशन इक्वल होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ही वॉज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक but pleaded that those who should be the last weapon in the armory of industrial workers। मतलब वो स्ट्राइक के अगेंस्ट नहीं थे। उनका मानना था कि स्ट्राइक हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। स्ट्राइक से पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, कॉन्सिलेशन के थ्रू जो ग्रीवेंसेस है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर तब भी नहीं होती है तो लास्ट ऑप्शन, लास्ट वेपन क्या होना चाहिए? स्ट्राइक होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम वो स्ट्राइक नॉन वायलेंस के साथ होनी चाहिए और एक करेक्ट रीजन की वजह से होनी चाहिए। His concept of trusteeship is a significant contribution in the sphere of industrial relations. According to him, employers should not regard themselves as sole owners। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके अकॉर्डिंग, गांधी जी के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयर्स को अपने आप को सोल ओनर, मतलब मैं ही एकमात्र यहाँ का ओनर हूँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर्स को समझना चाहिए कि मैं एक ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी या को ओनर हूँ, और जो दूसरा ओनर है वो कौन है? जाहिर सी बात है, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़। तो अगर ऐसा होगा तो दोनों तरफ से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर का और इक्वली एक दूसरे को ट्रीटमेंट मिलेगा, दोनों की बातों को सुना जाएगा, पीसफुली सारी चीज़ें कंडक्ट होंगी, ऑपरेट होंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो आवर नेक्स्ट अप्रोच इज the Marxist or radical approach. The radical perspective, which is often referred to as the Marxist perspective, concentrates on the nature of the society surrounding the organization. It assumes and emphasizes that the organization exists within capitalist society. तो अगर मैं radical approach की बात करूँ या Marxist approach की बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम ऑपरेट करता है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। अगर वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो वहाँ पर दो पार्टीज होंगी। एक ऐसी पार्टी जिसके पास पावर है
या प्रोवाइडर्स हैं ऑफ जॉब्स एंड ऑल, यानी ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं पावरलेस है और उनको वो जॉब्स चाहिए और दे आर इन नीड ऑफ दैट। तो बेसिकली एक ऐसी पार्टी है जिनके पास चीज़ें हैं हैव्स, एंड अदर पार्टीज हैव नॉट्स, दे डोंट हैव द पावर, दे आर देयर टू सेल देयर लेबर टू द एम्प्लॉयर्स, ताकि वो उनको हायर कर सके और उनका जो भी वर्क है उसको यूज़ कर सके एंड ऑब्वियसली उनको वेजेस प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तो अगर दो पार्टीज हैं, एक पावर में है एक पावरलेस है, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल और एजेंट या मास्टर एंड सर्वेंट का जो रोल होता है, बॉस एंड वर्कर का जो रोल होता है वो प्रेवेलेंट होता है। वो यहाँ पर ट्रस्टीशिप का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं इक्वल है, नहीं, यहाँ पर इक्वालिटी फेयरनेस नहीं है। यहाँ पर एक पार्टी है जिसके पास पावर है, जो डोमिनेटिंग सिचुएशन में है, एक दूसरी पार्टी है जो बीनीथ द फर्स्ट पार्टी है, पावरलेस है, वो सबमिसिव है, उनके ऊपर डोमिनेशन हो रहा है बाय द फर्स्ट पार्टी। और ऐसा है अगर होता है तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीज़न यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो अनइक्वल है, वो अनफेयर है, और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। इसी वजह से जो यूनियंस हैं वो फॉर्म होती हैं अपने राइट्स को लेने के लिए, कि उनके जो राइट्स हैं वो उनको दिए जाए, उनकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जाए। वो उनके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, जो एम्प्लॉयर्स हैं उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं खड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनियंस। स्ट्राइक्स होती हैं, और स्ट्राइक्स का जो रीज़न है वो क्या है कि जो उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे कम करना है, उससे कैसे बचना है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनियन फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और अपने जो राइट्स हैं उसके लिए, अपने राइट्स को वापस अपने हाथों में लेने के लिए अपनी बात को सामने रख रहे हैं। तो मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो सिस्टम है वो किसके अंदर ऑपरेट कर रहा है, उस सोसाइटी के अंदर ऑपरेट कर रहा है जिस सोसाइटी को हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी अगर बोला जा रहा है तो वहाँ पर जो पार्टीज हैं वो एक पार्टी है पावर के साथ, दूसरी पार्टी है विदाउट एनी पावर। अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, जिसके पास पावर है वो रेगुलेट करता है दूसरी पार्टी को जो पावरलेस है, और ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर से भी अराइज हो सकते हैं, कि पॉलिटिकल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं उससे, एज वेल एज सोसाइटल फैक्टर से भी अराइज हो सकते हैं। सोसाइटल फैक्टर मतलब जो ट्रेड यूनियंस है, जो यूनियन फॉर्म हुई है अपने राइट्स को बचाने के लिए, जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ, उसको फेयर करने के लिए जो यूनियन फॉर्म हो रही है, उनको अगर रिकग्निशन नहीं मिलता है तो वो सोसाइटल जो फैक्टर्स हैं उसमें आ जाएगा। आई होप आपको ये रेडिकल अप्रोच समझ में आई होगी। द मार्क्सिस्ट journal theory of society argues that class or group conflict is the source of societal change. Without such conflict the society would stagnate। तो इनका मतलब है, ये बोलती है कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्लास का मतलब यही है, वन विथ पावर एंड द अदर विदाउट एनी पावर, वन दैट हैव्स some power have and the other that do not have some powers। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं एविटल है, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी है वो ऑपरेट करना बंद कर देगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। Class conflict arises primarily from the disparity of the distribution of or excess of economic power within the society। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो अनइक्वल है, बैलेंस नहीं है, और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। और जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं तो ऑब्वियसली वो किस फॉर्म में अराइज होते हैं, डिस्प्यूट्स के फॉर्म में अराइज होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, लॉकडाउन्स होते हैं, और यही पूरा का पूरा सिनेरियो है मार्क्सिस्ट और रेडिकल अप्रोच का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देन
social action approach. The social action approach is variant of system approach. System approach का ही एक दूसरा form है social action approach. In system approach, society plays a dominant role while actors such as employers, employees and their representatives keep a low profile and play a passive role. A system approach की जैसे मैंने बात करी थी, उसमें जो society है वो important है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी एक होल सोसाइटी है और उसका ही सब सिस्टम कहीं ना कहीं आईआर है. तो सोसाइटी मेन है और उसका सब सिस्टम आईआर है और उस सब सिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो रोल है वो भी सेकेंडरी ही हो जाता है. बट अगर मैं सोशल एक्शन अप्रोच की बात करूं तो सोशल एक्शन अप्रोच क्या करती है? इट असाइंस एन एक्टिव रोल टू द एक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. एज पर सोशल एक्शन अप्रोच जो एक्टर्स हैं, लेबर्स या एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट है, उनका मेन रोल होता है, सोसाइटी का मेन रोल नहीं होता है. द एक्टर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क सिचुएशन बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द सोशल फैक्टर्स. तो सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो सेकेंडरी प्लेस ले लेते हैं और फर्स्ट प्लेस पे प्राइमरी जो प्रायोरिटी होती है वो किसको मिलती है? द एक्टर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ एंड द गवर्नमेंट. द थर्ड एक्टर है वो. The social action theory primarily considers bargaining as an important tool for the resolution of the conflict. So अगर देखा जाए तो social action approach कहीं ना कहीं दो approaches जो कि pluralistic या ऑक्सफोर्ड मॉडल जो है जिसमें वो बोलता है, एलन फ्लैंडर बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे ही होंगे, उनसे बचा नहीं जा सकता है, बट उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि है कलेक्टिव बार्गेनिंग. और वहीं सिस्टम अप्रोच क्या बोलती है? सिस्टम अप्रोच बोलती है कि एक बड़ा सिस्टम है सोसाइटी, उसी का सब सिस्टम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस और उसमें ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो एलिमेंट्स है वो क्या है? उसके एक्टर्स, उनकी आइडियोलॉजीज एंड द एनवायरनमेंट वो सेकेंडरी रोल है. और इन्हीं दोनों को कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड द एक्टर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड द गवर्नमेंट, उनको दोनों को साथ लेके आई है सोशल एक्शन अप्रोच. तो सोशल एक्शन अप्रोच में जहाँ पर मेन रोल एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स का है, वहीं एक मेन रोल है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं उन दोनों के, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के इंटरैक्शन की वजह से अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो रहे हैं तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू रिजॉल्व भी हो, ताकि एक पीसफुल, एक हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन फॉर्म हो सके. The actors, according to this approach, are willing to cooperate with other actors in the resolution of conflict and bargaining forms the basis of such cooperation. I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी. Now, Giri approach. Former President of India, Mr. V.V. Giri's deep concern for the well-being of the working class made him write two popular books on labor issues entitled Industrial Relations and Labor Problems of Indian Industry. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं नोट डाउन करने के लिए. वी गिरी के द्वारा जो लिखी गई हैं बुक्स है, पहली है इंडस्ट्रियल रिलेशंस and the second one is labor problem in the Indian industry. According to him, in the tree of socialism, the root comprises human being. उनका मानना था कि सोशलिज्म जो है उसका जो रूट है, उसका जो बेस है वो क्या है? लोग, ह्यूमन बीइंग. Giri observed that it is an essential condition to maintain mutual trust and confidence between employer and employee to obtain the growth of रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो उनका बेसिकली ये मानना था कि अगर सोशल जस्टिस मेंटेन करना है, इकोनॉमिकली डेवलप होना है, तो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ का आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना ज़रूरी है, उनका एक दूसरे में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लॉयल्टी होनी ज़रूरी है और एक दूसरे से के साथ मिल के काम करना ज़रूरी है in order to maintain a social justice as well as to achieve the goal of rapid economic development. I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. The Giri approach in industrial relations focuses on the relevance and importance of
वॉलंटरी नेगोशिएशंस बिटवीन एम्प्लॉयज़। तो गिरी अप्रोच में इंडस्ट्रियल रिलेशन में किस पे फोकस किया गया है? फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस की वॉलंटरी नेगोशिएशंस, जो किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वॉलंटरीली नेगोशिएट करते हैं, जब एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ खुद से सामने आके नेगोशिएशन करते हैं ताकि डिस्प्यूट्स, ग्रीवेंसेस सेटल हो सके, कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो सके। उस चीज़ को इम्पॉर्टेंस दी गई है इन द गिरी अप्रोच। दिस अप्रोच इंसिस्ट on the establishment of bipartite forum at different levels of industry. When I'm saying bipartite, it means एक ऐसा फोरम, एक ऐसी बॉडी जिसपे दो हेड्स हो, जिसपे दो लोग इन्वॉल्व हो, दो पार्टीज हो, तभी उसको बाईपर्टाइट बोला गया है। अगर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो उसको ट्राईपर्टाइट बोला जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर 2 पार्टीज है तो वो क्या होंगी? एम्प्लॉयर की एंड एम्प्लॉय की पार्टी। तो ये अप्रोच ये बोलती है कि बाईपर्टाइट फोरम्स, इंडस्ट्री के डिफरेंट लेवल्स पे बाईपर्टाइट फोरम्स आने चाहिए, जैसे कि वर्क कमेटी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की मैं वीडियो लेके आऊँगी, उस पर मैं बताऊँगी कि वर्क कमेटी क्या होती है। तो वर्क कमेटी एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि इस टाइप के फोरम्स, इस टाइप की बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करना इंपॉर्टेंट है ताकि वॉलंटरीली ये बॉडीज़ क्या कर सकें, ये बॉडीज़ वर्क कर सकें इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट्स। This approach also provides for the active involvement and intervention of the state and dispute prevention and settlement. अगर एक तरफ तो ये बॉडी ये अप्रोच बोलती है कि ऐसी फोरम्स बनने चाहिए जिसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स सामने आके वॉलंटरली नेगोशिएट करके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकें। एंड एट द सेम टाइम अप्रोच ये भी बोलती है कि डिस्प्यूट को प्रिवेंट और सेटल करने के लिए भी एक अलग से कुछ बॉडीज़, कुछ ट्रीटमेंट, कुछ मेजर्स होने चाहिए। However, this approach discourages the compulsory adjudication and perceive it to be against. But ये जो अप्रोच है ये कंपल्सरी एडजुडिकेशन का मतलब होता है जब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ डिस्प्यूट सेटल करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं तो उनको कंपल्सरी मतलब गवर्नमेंट उन पे फोर्स करके उनको फोर्सफुली एडजुडिकेट करने की कोशिश करती है। एडजुडिकेशन के थ्रू ये कोशिश करती है कि वो अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर सके, मतलब कोर्ट के थ्रू। जब फाइनल होता है कि जब लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स और नेशनल ट्रिब्यूनल्स में जब केस चला जाता है, कोई डिस्प्यूट चला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एडजुडिकेशन का फॉर्म ले लेता है। उसमें वो कंपलसरी एडजुडिकेशन होता है और ये लास्ट रिजॉर्ट होता है जब वॉलंटरली आपस में दो बॉडीज़, दो पार्टीज, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ आपस में डिस्प्यूट सेटल नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके उनको फोर्सफुली कोर्ट का सहारा लेने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये जो अप्रोच है, गिरी अप्रोच, ये इस चीज़ को कंपलसरी एडजुडिकेशन को क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट है, इसको डिस्करेज कर रही है। रादर वो ये चाहती है कि जो डिस्प्यूट्स इनकी वजह से ही अराइज हुए हैं, इनके इंटरैक्शन की वजह से ही अराइज हुए हैं, वही डिस्प्यूट्स को ये खुद ही सॉल्व करें अपनी खुद के वॉलंटरी नेगोशिएशन के थ्रू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। So our next approach is industrial sociology approach given by G. Margerson. The aim of industrial sociology approach as अब इस अप्रोच का जो एम है वो क्या है? टू इन्वेस्टिगेट। एम क्या है? टू इन्वेस्टिगेट द अंडरलाइन ट्रेंड, जो अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहे हैं, चाहे वो इंटेंशनली अराइज हो रहे हो या अनइंटेंशनली अराइज हो रहे हो, उसके पीछे का कॉज इफेक्ट, जो एक तरह का ट्रेंड है या पैटर्न है, किस पैटर्न में वो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम या उसको इन्वेस्टिगेट करने का जो मेन एम है वो है इस इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच का मेन एम। अनलाइक अदर्स अप्रोचेस, मतलब इससे पहले जितने भी हमने अप्रोचेस पढ़े उसमें जो फोकस था वो क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसा है कि दे आर बाउंड टू हैपन, बट हम लोगों को ये देखना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है ताकि एक अच्छा, एक कॉर्डियल, एक हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टैब्लिश हो सके। बट इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच क्या करती है? इट फोकसेस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं दे आर बाउंड टू क्रिएट, दे आर बाउंड टू हैपन, बट इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या करती है, वो उसका जो मेन एम है क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो प्रिवेंट कैसे हो, ऐसा क्या करें कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो ही ना, डिस्प्यूट्स अराइज हो ही ना।
This approach provides a conceptual framework for investigating, analyzing, and specifying the structure and process within the organization that often produces conflict. तो ये अप्रोच का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि एक फ्रेमवर्क तैयार करा जाए जिसके थ्रू वो इन्वेस्टिगेट कर सके, एनालाइज कर सके, और क्या एनालाइज क्या इन्वेस्टिगेट कर सके, वो पैटर्न, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं जनरली. As per this approach, the job context and content, the technological characteristics, the human interaction often result in distributive, structural and human relation conflict in the internal environment. अब इसके according internal environment में जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं वो जॉब कॉन्टेक्स्ट की वजह से होते हैं, टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से होते हैं. इन केस देयर कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे मे अज्यूम द लार्जर डायमेंशंस एंड बिकम एक्सटर्नल. अगर यही कॉन्फ्लिक्ट्स, यही छोटे ग्रीवेंसेस जब रिजॉल्व नहीं होते हैं तो वो डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेते हैं इन अ लार्जर पिक्चर. और जब डिस्प्यूट ऑब्वियसली जब फॉर्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक्स के थ्रू बाहर आते हैं. तो वो ना हो, ग्रीवेंसेस जो हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर ग्रीवेंसेस उत्पन्न हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, तो वो कैसे डिस्प्यूट का फॉर्म ला ले, एक बड़ा फॉर्म ना ले, उनको वहीं प्रिवेंट करा जाए, उसके बारे में ये जो अप्रोच है वो बात कर रही है. द रिमूवल ऑफ द कॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फैसिलिटेट्स अ मोर इफेक्टिव मेंटेनेंस. तो रादर देन क्रिएटिंग अ प्रोसेस, क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं या डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसको डिसॉल्व करा जाए, उसको रिजॉल्व करा जाए, इट्स इंपॉर्टेंट कि वो ऐसा कुछ करा जाए कि वो डिस्प्यूट अराइज ही ना हो. डिस्प्यूट अराइज होने के बाद उसका रिजोल्यूशन होता है, ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये अप्रोच क्या कह रही है, कुछ ऐसा करा जाए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करा जाए, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क फॉर्म करा जाए जिससे हम लोग ये पता लगा सके कि आखिर वो डिस्प्यूट्स अराइज क्यों होते हैं. और अगर हमको रीज़न पता चल जाएगा तो हमको ऑब्वियसली फिर ये ईजी हो जाएगा कि वो डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट कैसे किया जाए. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो लास्ट अप्रोच इज यूनिटरी अप्रोच. जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इट फोकसेस ऑन यूनिटी, टीम वर्क में बिलीव करती है. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयर्स का ग्रुप है, वर्कर्स का ग्रुप है, उनको एक साथ आके काम करना चाहिए, एक यूनिटी में काम करना चाहिए. टीम वर्क बिल्ड, एक काइंड ऑफ अ टीम मेकिंग, मतलब एक टीम बना के काम करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दे ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव. उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन है, इसलिए वो लोग साथ आए हैं, एक पर्टिकुलर कॉमन पर्पस के लिए साथ आए हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए साथ आए हैं. तो क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्टिव है, पर्पस कॉमन है, इसलिए वो it is important in order to create a peaceful, a harmonious, a cordial industrial relations. It is very important कि दोनों parties, दोनों groups, employers and employees, दोनों का group एक टीम वर्क में काम करे, यूनिटी में काम करे, उनके एफर्ट्स जो हो वो एक साथ हो टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, टुवर्ड्स द कॉमन डायरेक्शन. अगर एक साथ एफर्ट्स होंगे, यूनिटी में काम करेंगे, कॉमन गोल्स के लिए काम करेंगे, कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज होंगे, इंटरेस्ट होंगे, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टीज होंगी, तो ये सब होगा तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो एक कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा, एक पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. एंड दिस वॉज इट. आई होप अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपको समझ में आया होगा. मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझा पाऊँ. स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं नेक्स्ट वीडियो लेके इस सीरीज में जल्दी आऊँगी. टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय.